Good evening, everyone. How are you all doing? So happy Dashara to all of you. Is it audible? This is our lecture 8. So no breaks for aspirants. So we will start with geography lecture 8 today. And topics to be discussed today. We will going to discuss monsoon, then mineral resources in India, then major minerals and energy resources in India. सो इंडिया में दो टाइप के मानसून होते हैं, ठीक है। एक तो समर मानसून होता है, समर में आता है जो, और एक विंटर मानसून होता है। सो समर मानसून दे ब्लो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून टू सितंबर, और विंटर मानसून दे ब्लो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टू फरवरी। दिस ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज ऑन द सी टू द लो प्रेशर एरिया ऑन द लैंड, ठीक है। विंड सर्कुलेशन बताया था कैसे चलता है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगा। जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वो हवा नीचे की तरफ आप भारी होएगी और लो प्रेशर की तरफ जाएगी, ठीक है। लो प्रेशर वाली हवा ऊपरी तरफ जाएगी। सो विंड सर्कुलेशन कैसे है, हाई टू लो। सो दिस ब्रिंग्स रेन टू द ग्रेट पार्ट इन इंडिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो रेन्स आती है मानसून से वो आती है समर मानसून से। एंड दीज ब्लो इन टू इंडिया इन टू ब्रांचेस, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से। ऑन द अदर हैंड विंटर मानसून दिस ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज ऑन लैंड, यहाँ पर लैंड पे हाई प्रेशर एरिया होता है, उस साइड से आपकी सी की साइड को आएगी, ठीक है। एंड दिस ब्रिंग अ लिटल रेन ओनली टू द तमिलनाडु कोस्ट। इंडिया में विंटर मानसून से सिर्फ तमिलनाडु कोस्ट तक आता है। एंड दीज हैव ओनली वन ब्रांच, एक ही ब्रांच होता है। लेट्स सी हाउ। सो यहाँ से आपका ये देख रहे हो, ये नक्शा आपका एशियन का कुछ। सो मानसून में क्या होता है, समर मानसून की बात करें एक बारी हम। समर मानसून में जो हाई प्रेशर एरिया होता है वो इस साइड होता है, मडगास्कर की साइड आपका, ठीक है। इस साइड हाई प्रेशर एरिया से जो अर्थ टिल्टेडनेस होती है, जो बताया था कि अर्थ टिल्टेड होती है। तो समर्स के टाइम क्या होता है, जो सन होता है वो ओवर द हेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक जेट स्ट्रीम नाम की स्ट्रीम चलती है, हाई एल्टीट्यूड में चलती है बहुत, ठीक है। ऊपर काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में चलती है ये जेट स्ट्रीम्स। सो जब ये समर का टाइम होता है तो जेट स्ट्रीम ये नॉर्दर्न साइड को थोड़ी शिफ्ट होती है, ठीक है। ये जेट स्ट्रीम हेल्प करती है आपकी सर्कुलेशन में। सो जब जेट स्ट्रीम समर्स में आपकी नॉर्दर्न साइड को शिफ्ट होती है तो यहाँ पर जो हाई प्रेशर एरिया होता है इसकी विंड इस साइड को आने लगती है। जब इस साइड को आती है तो ये विंड इंडिया के जो कोना है यहाँ पर, यहाँ से दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ से डाइवर्ट हो जाती है, आधी इस साइड को और आधी इस साइड को निकल जाती है, ठीक है। ऐसे ये लास्ट पॉइंट जो था कि जो समर है, समर मानसून है, वो टू ब्रांचेस में बढ़ जाता है, अरेबियन सी वाले में और बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। सो एक चला गया अरेबियन सी की साइड, एक चला गया बे ऑफ बंगाल में। सो जो विंड यहाँ से आ रही है ये आपके हिमालय तक आती है, और हिमालय की जो हाइट है वो काफ़ी है। सो यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर वापस घूम जाती है, ठीक है। सो अब आधी आती है इधर से घूम के, यहाँ से एंटर करेगी आपके, और आधी एंटर करती है आपके यहाँ से आती है। और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के यहाँ बताया था कि ये माउंटेन रेंज ऐसी है सीधा, तो इधर आके ये इस साइड को घूम जाती है, ठीक है। सो ये मानसून क्या होती है, जब मानसून यहाँ पर जब भी लो प्रेशर एरिया होता है तो आपका रेनफॉल आती है वहाँ से, ठीक है। सो यहाँ से जो विंड आ रही होती है ये इंडियन ओशियन से मॉइस्चर ले लेती है। इधर साइड से जो डाइवर्ट होती है अरेबियन सी के साइड से, वो अरेबियन सी से मॉइस्चर ले रही है, और इधर से बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर ले रही है, और अंदर हमारे पार्ट्स ऑफ इंडिया को इरीगेट कर रही है, ठीक है, बारिश का काम कर रही है। सो हमारा मोस्टली हम जो इरीगेशन हमारा डिपेंडेड है वो मानसून इरीगेटेड है हमारा इंडिया। सो मानसून का ये काम है, ठीक है। सो हाई प्रेशर एरिया क्या होगा, इधर हो गया, ठीक है। ये आपके ऑस्ट्रेलिया साइड हाई प्रेशर एरिया होगा। जहाँ पे हाई प्रेशर एरिया होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रेन्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। रेन के लिए क्या चाहिए, लो प्रेशर एरिया चाहिए हमें। साइक्लोनिक विंड मूवमेंट हमने किया था, देन उसमें हमने रेंज वगैरह पैटर्न भी देखा था, रेंज भी अलग अलग देखी थी। सो रेंज के लिए क्या चाहिए, लो प्रेशर एरिया चाहिए। सो लो प्रेशर एरिया इस साइड होता है, और विंड यहाँ से इस साइड को आ जाती है और दो भागों में बढ़ जाती है, और ऐसे एंटर करती है इस पोजीशन में बताई अभी, ठीक है। तो समर
साउथ वेस्ट मानसून में आपकी क्या होता है, देख रहे हो ये विंड कैसे आ रही है, इधर से विंड आ रही है, तो आधी विंड चलेगी यहाँ पे, तो आधी यहाँ से कट के घूम के ये यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस हैं इससे टकरा के आपकी अंदर घूम जाएगी, ठीक है। सो ये एक थोड़ा क्लोज लुक है, इधर आप देख सकते हो कैसे, और यहाँ से अंदर गई सो माउंट एवरेस्ट के यहाँ से और कंडेंस हो गया, सो यहाँ बारिश होगी सारी, ठीक है। फिर अब डेट्स, किस डेट पे क्या होता है, कैसे चलता है सिस्टम। सो 1 जून को, बिल्कुल 1 जून को अगर आपका मानसून सब कुछ सही रहे, तो 1 जून को आपका इस केरला के कोस्ट में स्ट्राइक करता है, ठीक है। इस केरला के कोस्ट में आपका स्ट्राइक करता है मानसून, और ये देख सकते हो बाकी सारी डेट्स हैं ये कैसे करते करते, और ये लास्ट तक आपके आपके 1 जुलाई के लगभग आपका सारा इंडिया ऑलमोस्ट कवर कर देता है, ठीक है। सो ऐसे ही इस पैटर्न में चलता है। सो आधे यहाँ से आ गए, ठीक है, यहाँ से एंटर हो गए, और फिर आधे यहाँ से गए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से जो आ रही है देख, ये एरिया देख रहे हो, ये थोड़ा शेडोड एरिया रहता है, यहाँ पे क्या होगी शैडो, तो दिल्ली एरिया जो पड़ता है वो शेडो एरिया में आता है, तो वहाँ बारिश थोड़ी कम हो जाती है। और जो आपके बिहार वाला एरिया है, यहाँ पे बाढ़ जो मोस्टली आती है मानसून से, तो उसका रीज़न यही है कि ये बिल्कुल यहाँ से विंड घुसी है, और इधर वाली विंड भी आ रही है, प्लस ये वाली विंड रिफ्लेक्ट होते होते यहाँ पहुँच रही है, ठीक है। सो ऐसे चलता है सिस्टम। और बाकी आप देख सकते हो बाकी कंट्री में किस टाइम जा रही है। सो चाइना में पहुँच रही है, यहाँ पे 20 जून के बाद चाइना में एंटर हो गई है, एंड देन ये आपके फिलीपींस, जापान, ठीक है। सो ये सब आपके इन एरिया में जाती है, ठीक है। फिलीपींस की साइड से निकल के और जापान में आपकी गई है, 30 जून को जापान में पूरी तरह पहुंच जाता है, ठीक है। मेनली क्या याद रखना है, इंडिया का पूछते हैं, सो इससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं। सो अभी सूखा कहाँ पड़ेगा, सो हम अब मानसून आएगा तो क्या होगा, इस मानसून से इंडिया में हैवी रेनफॉल होगी, ठीक है। अगर सही मानसून आता है, और आपके ऑस्ट्रेलिया साइड क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सो ये एक और क्लोज लुक है कैसे कौन से इलाके में पड़ता है, कि स्टेट वाइज, डेट वाइज, किस स्टेट में कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है। सो ये आप देख लेना। सो अब एक आता है समर मानसून। अब विंटर मानसून के बारे में देखते हैं। विंटर मानसून में क्या होता है कि आपका जो ये एरिया इस साइड का, यहाँ से विंड आ रही होती है, मतलब आपकी यूरोप साइड से विंड आ रही है, अब उल्टा हो रहा है। अब लैंड पे हाई प्रेशर है, वहाँ पे क्या था, सी पे यहाँ पे समर में क्या होता है कि सी में हाई प्रेशर होता है, ठीक है, वो आपका लैंड की तरफ आ रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है विंटर्स के टाइम उल्टा, कि लैंड जो है, जो मैंने बताया था कि लैंड ठंडी जल्दी होती है, तो हमारे यहाँ क्या होता है विंटर्स के टाइम लैंड ठंडी होने लगती है, मतलब जैसे ही वो समर निकलता है उस टाइम ही लैंड ठंडी होने लगती है। और ये जो आपके यूरोप साइड से विंड आती है, ठीक है, सो यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, वेस्टर्न साइड से आपकी विंड आती है और यहाँ पर आपके हिमालय से टकराती है, ठीक है। और जब यहाँ से मुड़ के जाती है, इधर से मुड़ जाती है, तो यहाँ से इसको कुछ मॉइस्चर मिलता है पानी का, और मॉइस्चर जब यहाँ से इकट्ठा कर लेती है पानी से, तो जाते जाते ये तमिलनाडु के, सिर्फ तमिलनाडु एक है जो यहाँ पर बारिश कर जाती है, ठीक है। यहाँ पर विंड तो आ रही है बट वो भी सूखी है, उसको कुछ चाहिए ना, कंटेंट कुछ चाहिए, तो यहाँ से उसने मॉइस्चर उठा लिया, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर ले लिया उसने, और यहाँ पर अल्टीमेटली तमिलनाडु पे रेन हो गई। ओके, सो मानसून का कंसेप्ट इतना था, 2 टाइप के मानसून होते हैं। देन अब आते हैं मिनरल्स पर, ठीक है। इंडिया में मिनरल्स कुछ पाए जाते हैं। सो पहली बात, मिनरल्स होता क्या है, मिनरल आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, ठीक है। अब मिनरल्स आपकी हर चीज़ में जुड़ी है। ऑल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स हैव यूज मिनरल्स फॉर देयर लाइवहुड, डेकोरेशन, फेस्टिवल्स, रिलीजियस एंड सेरेमोनियल राइट्स एक्सेट्रा, ठीक है। सो आप मिनरल से घिरे हुए हो आपकी हर लाइफ में, चाहे आप लकड़ के मेज में बैठे हो, चाहे चेयर में बैठे हो, सो हर जगह कुछ ना कुछ मिनरल कंटेंट कहीं है। सो रॉक से सबसे पहले मिनरल निकलता कहाँ से, रॉक से निकलता है मिनरल। सो रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स, ठीक है। जो हमने स्टडी करी थी, इग्निशियस रॉक निकलता है, मेटामॉर्फिक रॉक निकलता है। सो उस रॉक में से कैसा आपका मिनरल निकलेगा वो डिपेंड करता है कि वो किस जगह से आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर क्या कंटेंट है। जैसे वोल्केनो से फट के निकलता है बाहर, सो इग्निशियस से निकलेगा, मैग्मा आपका ठंडा हो जाएगा, इग्निशियस बन गया, देन आपका सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। So a particular mineral that will be formed from a certain combination of element depend upon the physical chemical conditions under which the material form, ठीक है, किस कंडीशन में वो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि उस रॉक के अंदर वो मटेरियल किस मिनरल से बना होगा, एंड इन टर्न रिजल्ट इन द वाइड रेंज ऑफ कलर्स, ठीक है। हर एक मिनरल का अगर आप रॉक्स देख के जो स्टडी करते हैं इसकी, तो रॉक देख के बता देते हैं कि ये रॉक है, इसमें ये कंटेंट है, ठीक है। सो कॉपर होगा तो उस रॉक का कलर ब्लू होगा, एंड सो ऑन, अलग अलग कलर भी उसमें दिखता है। सो आप कभी रॉक देखो अपने बहुत चमक रहा हो, उसके अंदर कुछ ब्लू से लग रहा हो, या अलग अलग कलर हमें दिखते हैं, रॉक्स हमें अलग अलग कलर के दिखते हैं, सो उसमें वो कंटेंट होता है, कुछ ना कुछ मिनरल कंटेंट उसमें पाया जाता है। सो
दिस प्रॉपर्टी आर यूज टू क्लासीफाई द मिनरल्स, ठीक है, ये सब हम देखते हैं। इसमें हार्डनेस कितनी है, क्रिस्टल क्या है, उसका क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है या लस्टर कितना है, उसका शाइन कितनी हारी है, उससे डेंसिटी क्या है उस पर्टिकुलर मिनरल की, और जिससे पता लगाते हैं हम कि वो मिनरल किस क्वालिटी का है। देन मिनरल्स ये मिलते कहाँ पे हैं? मिनरल्स आपके मिलते हैं ओर्स में, ठीक है, जो खदान होती है उसकी, उसको ओर्स बोलते हैं, वहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं। द टर्म ओर इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है, कि वो एलिमेंट से मिक्स हो गया। दिस मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी इन सफिशिएंट कंसंट्रेशन टू मेक इट एक्सट्रैक्शन कमर्शियल वायबल। तो इतना अमाउंट ज़रूर होना चाहिए उसमें कि आप उसको अच्छे से निकाल सको और उसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट करके कमर्शियल यूज़ कर सको। एंड द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर इन विच दे आर फॉर्म डिटरमाइंस द रिलेटिव ईज विद विच मिनरल्स ओर्स में बी माइंड। दिस ऑल्सो डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब किस जगह मिले हैं, कैसी कंडीशन में मिले हैं, इससे डिपेंड करता है कि वो, और अगर मान लो बहुत ही डीप जाके मिलती है, धरती के बहुत अंदर जाके मिलती है वो और, तो उससे क्या होगा कि उसकी एक्सट्रैक्शन जो कॉस्ट है वो महंगी पड़ जाएगी और वो मिनरल जो है वो उतना ही महंगा हो जाएगा। जैसे आपका जो ऑयल वगैरह होता है वो क्या होता है कि काफ़ी डीप मिलता है आपको, सो काफ़ी डीप माइनिंग करनी पड़ेगी उसके लिए। उससे क्या होगा कि माइनिंग पे जो खर्चा आया है वो इंक्लूड हो जाएगा जब हम कमर्शियली उसको बेचना चाहेंगे, ठीक है। कहीं से तो पैसा पूरा करेगा, तो पैसा पूरा करने के लिए वो मिनरल महंगा हो जाएगा। इसीलिए जो मिनरल महंगा है उसकी मतलब क्या है कि उसकी अवेलेबिलिटी या तो कम है, ठीक है, वो मिल बहुत कम रहा है, या उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है, इस वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, अब कहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? इंडिया इज़ फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेरिड मिनरल रिसोर्सेज। हमारे पास इंडिया, जैसे कि आप जानते हो, बड़ी वास्ट कंट्री है, हम देख चुके हैं अब तक कितना उसका एरिया है, कहाँ तक क्या है। सो यहाँ पे अलग अलग तरह के मिनरल्स मिलते हैं। सो ये मिनरल्स बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी जगह के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो ब्रॉडली स्पीकिंग पेनिनसुलर रॉक कंटेन मोस्ट ऑफ द रिजर्व ऑफ कोल, ठीक है। जो कोल है मेनली आपका पेनिनसुलर, मतलब आपके निचला हिस्सा जो आपका साउदर्न पार्ट है, सो आपके वहाँ पे पेनिनसुलर क्या होता है बताया था ना, ऐसे ये अभी चौथ सी जो निकल रही है इंडिया के नीचे लास्ट की। सो यहाँ पर वहाँ पे रिजर्व ऑफ कोल मिलता है, मेटेलिक मिनरल्स, मिका एंड मैनी अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स। सो मोस्ट ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स इन इंडिया अकर्स इन द ओल्ड क्रिस्टल रॉक्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन। सो मेनली आपके कहाँ मिलते हैं? जो प्लेट्यू रीजन जो आपका पेनिनसुलर है, मतलब ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारी साइड आपकी है, मेनली इस जगह पर आपके ये मिनरल्स मिलते हैं मोस्टली। सो कुछ मिनरल बेल्ट्स होती है कि ये बेल्ट एक बन गई कि उस बेल्ट के अंदर मतलब उस वास्ट एरिया को कह दिया, एक बेल्ट कह दिया उस एरिया को, वास्ट एरिया को। सो उसके अंदर वो चीज़ मिलती है। सो हमारे यहाँ पे 4 तरह की बेल्ट्स हैं मेनली, सॉरी 8 तरह की, 7 तरह की बेल्ट्स हैं, ओके। सो हिमालयन बेल्ट पहले देखते हैं। सो ये जम्मू कश्मीर आपके उत्तराखंड असम तक होती है। यहाँ पर मेनली कॉपर, लेड, जिंक, आपका बॉक्साइट, टंगस्टन, कोबाल्ट, निकल, गोल्ड, सिल्वर, जिप्सम, ये सब मिलता है। देन छोटा नागपुर बेल्ट है आपकी, नागपुर से क्लियर है, छोटा नागपुर से पता होगा, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और आपकी वेस्ट बंगाल साइड है। वहाँ पे कोल, मिका, मैग्नीज एंड क्रोमाइट, बॉक्साइट, आयरन, कॉपर, डोलोमाइट, चाइना क्ले, लाइमस्टोन, ये सब मिलता है। देन आपका मिडलैंड बेल्ट है। मिडलैंड बेल्ट आपकी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश साइड पड़ती है, एंड यहाँ पे ये सब मिलता है। एंड देन वेस्टर्न बेल्ट है आपकी, ठीक है, हिमालयन बेल्ट, छोटा नागपुर बेल्ट, मिडल लैंड बेल्ट, वेस्टर्न बेल्ट। ये आपकी वेस्टर्न कहाँ है? वेस्टर्न साइड को, सो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र साइड मिलती है ये, ओके। देन आती है साउदर्न बेल्ट। साउदर्न बेल्ट आपकी है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। देन वेस्टर्न बेल्ट गोवा, कर्नाटका, केरला। इंडियन ओशन बेल्ट है आपकी कॉन्टिनेंटल सेल्फ। ओशन की बेल्ट कहाँ होगी? मान लो कोस्ट लग रहा था, वहाँ की शेल्फ जा रही है, उसकी पढ़ा था ना, शेल्फ, स्लोप और ये सब हमने पढ़ा था। तो वहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया अपना होता है, तो उस एरिया के अंदर भी हमें कुछ मिलते हैं जिसमें से मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह मिलती है। सो ये 7 बेल्ट्स होगी मेन। अब देखते हैं मेजर मिनरल्स, कौन कौन से मेजर मिनरल्स मिलते हैं। सो पहला, सबसे पहले जो सबसे मेजर है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हर चीज़ में यूज़ होता है मोस्टली, सो वो है आयरन ओर, ठीक है, आयरन। सो इंडिया के पास काफ़ी अबंडेंट रिसोर्स है आयरन ओर का, और 2 टाइप के आयरन ओर यहाँ पे मिलते हैं, एक होता है हेमाटाइट और एक होता है मैग्नेटाइट, ठीक है। और अबाउट 90% ऑफ टोटल रिजर्व ऑफ आयरन ऑयल इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका में, गोवा में, उड़ीसा में, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यहाँ पर 95% आयरन ओर इसी जगह मिलते हैं, ठीक है। देन आता है सेकंड मैंगनीज। सो मैंगनीज एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन,
ठीक है, आयनों पिघलाने के लिए, और एंड आल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरो एलॉय, ठीक है, एलॉयज वगैरह जो बनते हैं उसमें भी ये इसका मिक्सचर होता है। सो ओडिशा जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है मैंगनीज का, ठीक है। उसके बाद ये मिलता है कर्नाटका में मिलता है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, गोवा, तेलंगाना एंड झारखंड, ठीक है। सो इसके डिसएडवांटेज क्या है? द डिसएडवांटेज ऑफ दीज माइंस इज दैट दे आर लोकेटेड फार फ्रॉम द स्टील प्लांट। सो ये अलॉय बनाने के लिए यूज़ होता है, अलॉय में इसको डालते हैं, बट ये स्टील प्लांट से दूर मिलता है, इसलिए इसको दूर तक जाके करना पड़ता है, फिर वहाँ से आएगा, वही कॉस्ट वाली बात, सारी बातें रिपीट हो गई। देन बॉक्साइट। सो इंडिया हैज़ लेस नॉन फ्यूरस मेटेलिक मिनरल एक्सेप्ट बॉक्साइट। हमारे बॉक्साइट के अलावा जो नॉन फ्यूरस मेटेलिक मिनरल है उसकी कमी है, बट बॉक्साइट की हमारे पास कमी नहीं है। एंड बॉक्साइट इज द ओर दैट इज यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। ओडिशा इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, ठीक है। एक तो बॉक्साइट इज द ओर ऑफ, क्वेश्चन में जाता है और किसकी है? ये एल्यूमिनियम की ओर है, ओके। सो और ओडिशा जो है हमारा वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट है। कालाहांडी एंड संबलपुर आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन ओडिशा। सो ये दो आपकी जगह का नाम है, कालाहांडी एंड संबलपुर, जो वहाँ पे लीडिंग प्रोड्यूसर हैं बॉक्साइट के, ओडिशा में भी। सो अदर मेजर प्रोड्यूसर क्या है? झारखंड में मिलता है ये, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। सो माइनर प्रोड्यूसर कौन है? गोवा, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। मतलब यहाँ मिलता है बट ये काफ़ी कम मिलता है यहाँ पर। देन आता है आपका कॉपर। सो कॉपर इज एन इंडिस्पेंसेबल मटेरियल इन द इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री यूज फॉर मेकिंग वायर्स। कॉपर मोस्टली आपकी जो वायरिंग्स वगैरह होती है, आपके घर की फिटिंग की वायरिंग जो होती है, कॉपर प्रेफर करते हैं। कॉपर इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से ट्रैवल करती है। देन इलेक्ट्रिक मोटर्स, फिर ट्रांसफॉर्मर्स आपके जो होते हैं, ट्रांसफार्मर्स ये आपके हैं जो, और जो हाई टेंशन केबल्स होती है आपकी, ये सब कॉपर्स की बनी होती है। एंड जनरेटर्स में भी। सो मेनली कहाँ मिलता है? सिंगबम डिस्ट्रिक्ट है जो, सिंगबम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में मेनली यहाँ मिलता है ये। फिर झुंझुनू, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में मिलता है, ठीक है। फिर बालाहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सो माइनर प्रोड्यूसर अब कॉपर के कौन कौन से हैं? यहाँ पे कर्नाटका में मिलता है, जहाँ पे चित्रादुर्ग और हसन है। एंड देन अग्नि, गुंडल एंड गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, और ये तमिलनाडु में भी मिलता है, आरकोट डिस्ट्रिक्ट में। सो नेक्स्ट आता है आपका गोल्ड। सो इट इज़ वेरी लिमिटेड, इंडिया हैज़ वेरी लिमिटेड रिजर्व ऑफ गोल्ड, ठीक है, इसीलिए महंगा है। सो या तो उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी या उसकी कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, दो ही बातें होती हैं। सो गोल्ड माइनिंग इन द कंट्री आर कन्फाइंड टू फ्यू एरियाज लाइक कोलार माइन और हाथी माइंस हैं। सो यहाँ पर मिलता है आपका मेनली कर्नाटका में गोल्ड हमारे यहाँ पर। फिर माइनिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ दी माइंस आर अमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। वही बात होगी कि एक तो डीपी है, ऊपर से रिसोर्स भी कम है हमारे पास इसका, सो इसीलिए गोल्ड ज़्यादा वैल्यूएबल है और इसीलिए इसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है। देन आता है मिका। मिका इज द इम्पोर्टेंट वन अमंग द नॉन मेटेलिक मिनरल्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। मिका इज मेनली यूज इन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ठीक है। मिका आपका मेनली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है। फाउंड इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड एंड राजस्थान। ये अब लो प्रोडक्शन इसकी कहाँ पे होती है, लो क्वांटिटी में कहाँ मिलता है ये? तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, यहाँ सब में लो क्वालिटी मिलता है। तो कहाँ यूज़ होता है? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में मिका काफ़ी यूज़ होता है। देन एस्बेस्टोस। तो एस्बेस्टोस कॉम्बिनेशन ऑफ ये दो एलिमेंट के नाम से मिलके बना है। सो एम्फीबोल और क्रिस्टोइल, ठीक है, क्रिस्टाइल। सो इस दो से मिला के इसका एस्बेस्टोस बना है। देन आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एस्बेस्टोस इन इंडिया, ओके। देन आता है डायमंड, सबसे महंगा तो सबसे मुश्किल। सो दिस इज द मेटेलिक मिनरल इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी एंड आल्सो यूज्ड टू मेक वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। ज्वेलरी वगैरह में यूज होता है। और डायमंड हार्डेस्ट मेटल होता है। सो इंडिया में यहाँ पन्ना मध्य प्रदेश में मिलता है और गोलकोंडा माइंस ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इन दो जगह ये डायमंड मिलता है मेनली। देन आता है लाइमस्टोन आपका, जिसको चूना भी कहते हैं, चूना आपने सुना होगा, लाइमस्टोन। सो ये मोस्टली किस लिए यूज़ होता है? या ये तो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं लाइमस्टोन काफ़ी। तो सीमेंट इंडस्ट्री में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ होता है। अदर देन दैट लेस क्वांटिटी में ये पेपर बनाने में, शुगर में, देन ग्लास बनाने में, रबर बनाने में, फर्टिलाइजर एंड फेरोमैग्नीज में भी यूज़ होता है। 3/4 ऑफ टोटल लाइमस्टोन प्रोडक्शन इन इंडिया इज इन द 6 स्टेट। तो 3/4,
3/4 एरिया जो है इसकी प्रोडक्शन है वो इन स्टेट्स में से आती है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु। यहाँ से इसकी 3/4 प्रोडक्शन लाइमस्टोन की यहीं से है। देन आपका मेजर मिनरल्स में ला सकता है डोलोमाइट। सो लाइमस्टोन विद मोर देन 10% ऑफ मैग्नीशियम, मगर लाइमस्टोन में अगर 10% से ज़्यादा मैग्नीशियम मिला हुआ है तो वो डोलोमाइट बन जाता है। ओके, सो डोलोमाइट इज़ यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री में डोलोमाइट का यूज़ होता है। 90% मतलब जो डोलोमाइट मिलता है वो इसी चीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। 90% वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में ही यूज़ हो रहा है। फॉलोड बाय फर्टिलाइजर में, ठीक है, फर्टिलाइजर बनाने में यूज़ होता है ये, ग्लास बनाने में एंड स्टील बनाने में। सो छत्तीसगढ़ इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डोलोमाइट, ठीक है। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ में डोलोमाइट है, डोलोमाइट कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, एंड उसके बाद आंध्र प्रदेश में। अब आते हैं एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। इसमें आता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पहले। तो हम आज देखेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज। सो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है आपका कोल। सो कोल इज फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ कंप्रेशन एंड डेप्थ एंड टाइम ऑफ ब्यूरल। सो कोल डिपेंड करता है कि धरती के अंदर मिलता है कोल काफ़ी, जैसे ये धरती है सपोज, इसके अंदर यहाँ पे काफ़ी नीचे इस जगह पर कहीं मिला है। सो ये डिपेंड करता है कि कितना अंदर था, कितना प्रेशर पड़ा था इस पर, कितने टाइम तक रहा है और किस कंडीशन में रहा है। ये इस पर डिपेंड करता है कि कोल की क्वालिटी कैसी होगी, ठीक है। सो एक होती है पीट क्वालिटी। सो डिकेइंग प्लांट्स, ये प्लांट्स वगैरह जो मर जाते हैं और उनका कार्बन कंटेंट जब धरती में दबा रहता है काफ़ी टाइम के लिए, एंड उसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, पानी कंटेंट हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, देयरफॉर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है एंड लो हीटिंग कैपेसिटी होती है उसकी, ठीक है। देन लिग्नाइट कोल आता है। इट इज़ लो ग्रेड ब्राउन कोल, इसको ब्राउन कोल भी बोलते हैं, विच इज़ सॉफ्ट बिकॉज ऑफ हाई मॉइस्चर कंटेंट। इस पे भी हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। द मेन लिग्नाइट रिजर्व आर इन नेवेली जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पे ये मिलता है मोस्टली, एंड आर यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एंड ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए ये वाला कोल यूज़ करते हैं, ठीक है। लिग्नाइट कोल जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए तमिलनाडु में नेवेली कोल में जहाँ पे मिलता है ये, सो इसलिए यूज़ करते हैं इसे। देन आता है बिटुमिनस। ये 80% ऑफ द कोल डिपॉजिट इन इंडिया इज ऑफ बिटुमिनस टाइप एंड इज ऑफ नॉन कुकिंग ग्रेड। जो हमारा 80% हमारे इंडिया में जो मिलता है उसमें से 80% जो है वो बिटुमिनस मिलता है और वो नॉन कुकिंग कोल होता है। क्यों? क्योंकि कोल दैट हैज़ बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्ट टू इंक्रीज टेम्परेचर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बिटुमिनस कोल। अगर वो ज़्यादा टाइम तक अंदर रहता है, दबा रहता है एंड इंक्रीज टेम्परेचर होता है वहाँ पे, सो उस टाइम ये बिटुमिनस कोल मिलता है। देन एंथ्रासाइट कोल मिलता है लास्ट। इट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का होता है, सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोल होता है ये। फाउंड ओनली इन सम पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया, रेस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट इज मेट थ्रू द इम्पोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। सो मोस्टली हम ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते हैं ये बाहर से। सो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के अलावा और ये ज़्यादा कहीं पे नहीं मिलता है और ये हाईएस्ट क्वालिटी का होता है, ठीक है। हमारे यहाँ मिलते हैं लो ग्रेड क्वालिटी थोड़े मिलते हैं, सो ये हाई क्वालिटी का होता है। सो इसकी जो कैपेसिटी होती है गर्मी की या ज़्यादा देर चलने की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। सो हमारे यहाँ जो मिलता है वो गोडवाना माइंस में मिलता है। गोडवाना कोल्डफील्ड्स है जो कि दामोदर वैली उड़ीसा के वहाँ पे आपका है। देन ये मिलता है ऑल्सो फाउंड इन झारखंड और बंगाल की कोल बेल्ट जो है उसमें मिलता है ये मोस्टली, जहाँ पे कुछ बेल्ट कुछ इंपॉर्टेंट जगह नाम है रानीगंज, झरिया, बकारो, गिरिधीर एंड करणपुरा। झरिया जो है वो लार्जेस्ट कोल फील्ड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मिलता है झरिया में और फॉलो बाय रानीगंज। उसके बाद गोदावरी महानदी, सोन एंड वर्धा वैली जो है वहाँ पे उसके पास भी ये उनके आसपास मिलता है कोल डिपॉजिट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर्स कहाँ पर हैं? सो सिंगरौली है मध्य प्रदेश में, ठीक है, वहाँ पर मिलता है ये। कोबरा छत्तीसगढ़, टैचलर एंड चंद्रा ये आपका है महाराष्ट्र में, ठीक है, एंड रामपुर उड़ीसा, सिंगरेली तेलंगाना एंड पांडुर आंध्र प्रदेश। यहाँ पर ये मोस्टली मेजर इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। देन आता है आपका पेट्रोलियम एंड मिनरल ऑयल। सो पेट्रोलियम इज़ द मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल। सो कोल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम एनर्जी के लिए क्योंकि थर्मल पावर प्लांट की क्वांटिटी ज़्यादा है जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। देन उसके बाद आपका पेट्रोलियम है जो इसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है। इट्स न्यूमेरियस बाय प्रोडक्शन आर प्रोसेस्ड इन
पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री सच एज फर्टिलाइजर्स में, फिर इसको फर्टिलाइजर में यूज़ करते हैं, इसको रबर बनाने में यूज़ करते हैं, देन सिंथेटिक फाइबर बनाने में, मेडिसिन बनाने में काफ़ी यूज़ होता है, देन वैसलीन्स, आपकी लुब्रिकेंट्स, वैक्स, सोप एंड कॉस्मेटिक्स, सोप्स भी आप जो यूज़ करते हो उसमें पेट्रोलियम की क्वालिटी कुछ होती है। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? सो 63% ऑफ इंडियस पेट्रोलियम प्रोडक्शन इज़ फ्रॉम मुंबई हाई। सो मुंबई में ही एक जगह है मुंबई हाई, वहाँ पे 18%, वहाँ पे 63% मिलता है। देन आपका 18% मिलता है गुजरात में और 16% मिलता है असम में। ओके, सो अंकलेश्वर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात। Assam is the oldest oil producing state of India. Digboy, Naharkataya and Moran Hungarijan are important oil field in the state. Then आपकी आती है ऑयल रिफाइनरीज। ये अब जो भी हमारा ऑयल हम निकालते हैं एक्सट्रैक्ट करके, अंडरग्राउंड हमने माइनिंग कर ली और उसको एक्सट्रैक्ट करके हमने निकाल लिया है, सो वो एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि आपने निकाल लिया और यूज़ कर लिया है। उसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती है और उस इम्प्योरिटीज़ को क्लियर करने के लिए, साफ़ करने के लिए, आपकी कंजप्शन लाइक बनाने के लिए उस ऑयल को रिफ़ाइन किया जाता है, काफ़ी रिफ़ाइन करा जाता है। देन उसको रिफ़ाइन करने के लिए ये ऑयल रिफाइनरीज लगाई जाती है। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफाइनरीज इन इंडिया। तो फील्ड बेस होती है आपकी एक, कि उसी फील्ड के वहीं पे लगा दी, एंड एक होती है मार्केट बेस। सो डिगबोई इज एग्जांपल ऑफ फील्ड बेस एंड बरौनी इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट बेस रिफाइनरी। ठीक है, डिगबोई आपकी जो असम में है वो इसका एग्जांपल है। देन आता है नेचुरल गैस। सो इसके बाद आपका जो अगला आता है वो आता है नेचुरल गैस। सो इट इज़ कंसीडर्ड एज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। जो नेचुरल गैस है वो कम एमिशन करती है, लो कार्बन एमिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का उससे, एंड देयरफॉर द फ्यूल ऑफ प्रेजेंट सेंचुरी भी बोलते हैं इसे, कि ये आने वाले टाइम का फ्यूल है, इसे ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इसमें से जो आप इसको कंज्यूम करते हैं नेचुरल गैस को, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन निकलता है वो बहुत ही कम होता है। सो यूज ऑफ CNG फॉर व्हीकल्स टू रिप्लेस लिक्विड फ्यूल्स हैज़ गेन्ड वाइड पॉपुलैरिटी इन द कंट्री। ठीक है, अब आप सारे देख रहे हो कि इन्वायरमेंट एक बड़ा इशू है। सो इन्वायरमेंट से टैकल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, CNG को प्रमोट कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो CNG एक नेचुरल गैस जो है वो काफ़ी कम एमिशन करता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी माना जाता है। दैन इसके रिजर्व कहाँ है, आपका कृष्णा गोदावरी जो रिवर्स हैं, तो उसके वहाँ पे बेसिन्स पे इसका रिजर्व है। देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के वहाँ भी आप इसका काफ़ी अच्छा रिजर्व मिलता है। और अभी एक हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बन रही है। ठीक है, लिंक जो मुंबई हाई को जोड़ता है बसीन विद द फर्टिलाइजर पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया। सो ये हजीरा वाजीपुर और जगदीशपुर ये एक प्रोजेक्ट है। सो ये इंडिया के जो मुंबई वाला एरिया है, सो ये मुंबई वाले एरिया से लेकर ये आपकी यूपी तक ये आपकी गैस पाइप ऐसे जोड़ रहा है। ठीक है, सो ये गैस पाइप जोड़ रहा है, CNG गैस पाइप जोड़ रहा है ताकि पाइप से आपको मिल जाए। ठीक है ना, ये आपको गुजरात वाला एरिया है। सो ये महाराष्ट्र आपका आ गया। महाराष्ट्र में यहाँ पे जो मुंबई हाई है, तो यहाँ से लेकर ये आपका करते करते ये यूपी तक। ठीक है, ये लगा लेना अंदाज़ा। मैप कुछ आपका ऐसा चल रहा है, यानी इंडिया आता है ऊपर। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो कि 1700 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, क्या है, HVJ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HVJ। ठीक है, HVJ प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, CNG को मुंबई हाई से लेकर आपके ऊपर तक जगदीशपुर तक पहुंचाना। ठीक है, ये जगह का नाम है, हजीरा से लेकर विजयपुर तक जाएगा, फिर वहाँ से जगदीशपुर तक जा रहा है। ठीक है, सो ये ऐसे है। देन आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन 2 वेज। ठीक है, या तो बाय रनिंग वाटर हाइड्रो टर्बाइंस के थ्रू, या फिर बाय बर्निंग अदर फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के आपके 2 तरीके हैं, या तो आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाओ जिससे हाइड्रो पानी गिर रहा है, पानी से जनरेटर घूम रहा है, जनरेटर के थ्रू आपकी करंट जनरेट हो रहा है, या फिर आप कोल या पेट्रोलियम कुछ बर्न किया जिससे अपने हाई प्रेशर बना लिया और वहाँ से स्टीम निकल रही है। जब वो स्टीम निकल रही है तो आपकी जनरेटर को वापस घुमा रही है एंड जनरेटर आपका इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रहा है। सो ये तरीका होता है। ठीक है, समझ गए ना, मतलब लगा लो यार, ये ऊपर से पानी गिरा है, ये पहाड़ी है, पहाड़ी से पानी नीचे गिरा। ठीक है, हमने यहाँ एक जनरेटर फिट कर दिया, सबको पता ही होगा, सबने साइंस बेसिक तो इतना पढ़ा ही होगा। ठीक है, सो यहाँ जनरेटर गिरा, सो ये जब इस पर पानी गिरेगा सो यहाँ से पहिया सा घूमने लग जाएगा तेज तेज तेज। तो जब घूमेगा तो दूसरी साइड से जनरेटर के यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकल जाएगी। ठीक है, बिजली क्रिएट होगी। और क्या होता है कि चाहे किसी फॉर्म से निकले, चाहे वो इस फॉर्म से निकले, चाहे वो इस फॉर्म से निकले, ऐसा नहीं कि
कोल से निकली है तो वो जो बिजली निकली है वो प्रदूषण करेगी, ठीक है। बिजली कभी ऐसा कुछ नहीं होता, चाहे किसी भी फॉर्म से निकले, एक बार अगर बिजली बन गई है तो वो एक जैसी होगी, उसकी क्वालिटी ऐसा नहीं होगा कि पीट लिख रहा है एंथ्रासाइट है, पीट की तरह बेकार है, एंथ्रासाइट की तरह प्योर नहीं है। सो ऐसा कुछ नहीं है, एक बार अगर बन गई तो वो एक ही क्वालिटी की बनती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म से बने। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, अब हाइड्रो से कैसे बनती है? आवर कंट्री इज एंड्रॉयड विद एन इमेंस अमाउंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोजीशन 5th इन द वर्ल्ड। हमारे 5th हम वर्ल्ड में आते हैं, जो हम इससे हाइड्रो से हम लेने वाले, बिजली बनाने वाले। सो इंडिया हैज़ अ नंबर ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी हैं हमारे। मल्टीपर्पज़ का मतलब क्या होता है कि आपने एक रिवर्स को बना के बांध बना दिया आपने वहाँ पे। सो वो बांध से पानी गिर रहा है, नीचे आ रहा है, तो एक तो बिजली क्रिएट कर रहा है, दूसरा क्या है कि उसी पानी को आप यूज़ कर रहे हो सिंचाई के लिए, ठीक है, इरीगेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, अपने आसपास वाले खेतों में पहुँचा रहे हो पानी खड़ा करके। सो मल्टीपर्पज़ होगा, 2-3 पर्पज़ सोल्व हो गया ना इससे। एक पर्पज़ तो ये सोल्व होगा कि इसने बिजली क्रिएट कर ली, दूसरा पर्पज़ ये सोल्व होगा कि इसने पानी भी दे दिया, ठीक है, पीने का ड्रिंकिंग वाटर पानी भी मिल गया आपको, पाइपलाइन के थ्रू पानी भी दे रहे हैं वहाँ से, सारा काम एक साथ ही कर रहे हैं। सो उसका मतलब मल्टीपर्पज़ हो गया। सो भाखड़ा नंगल जो डैम है आपका, सो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में आता है। देन कोपीली हाइड्रो प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट एंड एक्सेट्रा प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, ठीक है, ये सब हैं कुछ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। सो आपके हाइड्रो पावर जनरेट कर रहे हैं। सो ये डेफिनेशन है कुछ। सो माइक्रो जो होते हैं वो अप टू 100 किलोवाट, अगर 100 किलोवाट तक आपका कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आपका माइक्रो आ गया। देन मिनी में आपका 2 मेगावाट से लेकर 100 किलोवाट तक कर रहे हैं, ठीक है, 100 मतलब 100 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक, ठीक है। ये आपका मिनी की डेफिनेशन में आता है कि उस प्लांट को हम कहेंगे मिनी प्लांट है। देन स्मॉल में हम 2 मेगावाट से लेकर 25 मेगावाट तक, सो 25 मेगावाट तक अगर करता है तो उसे कहेंगे स्मॉल। एंड देन 25 से आगे जब भी चलता है 500 मेगावाट और अबव, उसको कहेंगे मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, वो मेगा में आ जाएंगे, कि ज़्यादा बड़े में आ जाएंगे। देन आपका एक बचता है थर्मल। सो थर्मल पावर इज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पावर इन इंडिया। सबसे ज़्यादा हम थर्मल ही यूज़ करते हैं, ठीक है, इसीलिए कोल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो थर्मल से हम सबसे ज़्यादा बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सो इट इज़ जनरेटेड बाय यूजिंग पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। थर्मल से कैसे बनता है? सपोज आप कुकर रखा है आपने, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा कुकर, और ये अभी सीटी है कुकर की, ठीक है, सॉरी फॉर दिस ड्राइंग, यहाँ पे ऐसे नहीं बन सकते इतना बढ़िया। सो कुकर में आपकी सीटी था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, तो क्या होता है, सीटी निकलती है ना, सीटी से गैस निकलती है आपकी। तो जहाँ से गैस निकलने का उन्होंने इवेंट छोड़ दिया छोटा सा, कि यहाँ से सारी गैस निकलेगी इस जगह से, और यहाँ पर फिर उन्होंने एक जनरेटर लगा दिया, ठीक है। अब वो जनरेटर से क्या हो रहा है, गैस की वजह से जनरेटर घूम रहा है, तो तेज से जनरेटर घूमेगा तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वापस जनरेट हो रही है। तो ऐसे यूज़ करते हैं कि मतलब हीट ही करनी है पैदा ना, अंदर कुकर के अंदर तो हीट ही पैदा करनी है, चाहे वो कोल से हो, पेट्रोलियम से हो, या किसी भी चीज़ से हो। Then the thermal power station use non-renewable fossil fuel for the generation of the electricity, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल है कि कोल अगर भाई पेट्रोलियम कोल आपका कुछ भी है तो ये ख़त्म हो जाते हैं। रिन्यूएबल का मतलब यही है कि इसको रिप्लेनिश होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, या जिस क्वांटिटी में इसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं वो दोबारा उतनी जल्दी आसानी से मिलती नहीं है। सो दैट्स ऑल। सो नाउ वी विल डू आवर प्रैक्टिस क्विज। ओके, रेडी? सो first question on your screen, which of the following are correct about southwest Indian monsoon? Low pressure area develops over Indian subcontinent. Tamil Nadu receives maximum rainfall from this monsoon. Choose the correct option. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 or 2. Dipankar saying B, Aarti saying A, Akansha B, Shubham saying A, Harshit A, Pratham Mehra A, Shubham Rajput saying B, Nandip saying B. Okay, so A is the right answer. All have said A are right. Okay, so 1 only सही है, ठीक है, 2 is wrong. लो प्रेशर एरिया डेवलप होएगा ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स, ठीक है। लो प्रेशर होगा तभी तो मानसून आएगा ना, साउथ वेस्ट मानसून लो प्रेशर से आएगा। और तमिलनाडु सबसे रिसीव कहाँ से करता है? तो तमिलनाडु को एक तो देख रहे हो आप, स्कीम मिलती है साउथ वेस्ट की भी, और दूसरा क्या है ना,
नॉर्थ ईस्ट की भी तो आ रही है ना, नॉर्थ ईस्ट की सिर्फ इसी को तो मिल रही है तमिलनाडु को, तो मैक्सिमम रेनफॉल उसको कहाँ से मिल रही है, नॉर्थ ईस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज मिनरल्स आर नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक इनमें से कौन सा मिनरल है? डी, ये पढ़ा चुका हूँ मैं ना। रमनी की सिंह डी, दीपांकर डी, डी, उसके बी इज राइट आंसर। ओके, गोल्ड लाइमस्टोन मिका तुम्हें नहीं होता, कराया था मैंने लेक्चर्स में बताया था जब कि मेटेलिक क्या होता है और मेटेलिक क्या होता है। सो अरेंज द फॉलोइंग एज पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी डिमांड। एनर्जी डिमांड के डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाओ, ज़्यादा से कम में। सी कंजम्पशन को ज़्यादा से लेकर कम के क्रम में लगाएं। सी, सी, प्राप्ति सिंह सी, जसिका सिंह सी, नीकी सिंह सी, अपूर्व सिंह सी, हर्षित सिंह सी, बी इज राइट आंसर। ओके, सबसे ज़्यादा कंजप्शन क्या होती है, ये मान लूँगा मैं कि चलो ये आउट ऑफ द बॉक्स था। सबसे ज़्यादा कमर्शियल यूज होता है, फिर हम डोमेस्टिक यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम इन द इंडियन एनर्जी मिक्स। ठीक है, कोल, डीजल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी। रशीद, रमनीक, मीनू, दीपांकर, शुभम, जसिका, और सिंह, मनदीप, शुभम, प्रथम। ओके, गुड, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state is the largest producer of the manganese? D, दीपांकर सिंह डी, रमनीकी सिंह बी, मुस्कान डी, शुभम, प्रथम, सिंह बी, अपूर्व, अमनदीप सिंह डी। ओके, सो डी इज द राइट आंसर। ओडिशा में मैंगनीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आज स्पीड से चले हम। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड एज प्लेसर डिपॉजिट्स। Okay. So B is the right answer. Let's see D. No, B is the right answer. So platinum कहते हैं placer deposit, found as placer deposits. So next question, which of the following are incorrect? Northeast monsoon is the result of western disturbance. Southwest monsoon helps in India for the growth of rabi crops. Choose the correct option. Only one, only two, both one and two, neither one nor two.
मुस्कान सिंह डी। कंफ्यूज हो गया ना। शुभ सिंह डी। शुभम गर्ग एंड प्रतिमा सिंह ए। सो बी द राइट आंसर। ओके, बी सही है, इनकरेक्ट पूछा था इन्होंने। सो बी इज द राइट आंसर। ओके, सो नॉर्थ ईस्ट तो बताया था कि इस वेस्टर्न साइड से ही आती है, ठीक है। ओके, सो नॉर्थ ईस्ट तो बताया था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से नॉर्थ ईस्ट आती है। सो इंडिया, अगर यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, इस जगह पे ऐसे इंडिया है, सो यहाँ वेस्टर्न से आ रही थी, बताया था ना, हिमालय से मुड़ के यहाँ मुड़ गई और यहाँ से आते हुए तमिलनाडु पे चली गई। तो वेस्टर्न साइड से ही आया ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से वेस्टर्न से ही विंड आई है, ठीक है। सो ये ठीक हो गया। सो ये नहीं हो सकता कि इनकरेक्ट पूछा इन्होंने, ये कट गया, ठीक है। बोथ देखो ना यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कि सही वाला चुनो, कि आंसर आंसर सही वाला चुनो। पूछा क्या, इनकरेक्ट, क्या कि इनकरेक्ट पूछा है इन्होंने, पर क्या कि भाई करेक्ट ऑप्शन चुनो, ऑप्शन करेक्ट चुनो, इनमें से कौन सा है, इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है ऑप्शन, ठीक है ना। पूछा तो इनकरेक्ट है ना, इनकरेक्ट लिखा हुआ है। ओके, सो और ये साउथ वेस्ट मानसून हेल्प्स इन द फाउंड, जैसे गर्मियों में आता है, गर्मियों में राबी थोड़ी ना उगती, खरीफ उगती है। साउथ वेस्ट समर मानसून है ना, साउथ वेस्ट में समर मानसून आता है, समर मानसून भी कहते हैं इसे, साउथ वेस्ट मानसून को। समर के टाइम आएगा तो राबी नहीं, खरीफ होगी, तो गलत हो गया ना। सो बी इज द राइट आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक द कोर्स, एंड आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई दशहरे की, ठीक है। एंजॉय योर लाइफ, एंड पढ़ाई को कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है। फेस्टिवल आते जाते रहेंगे, बट पढ़ाई को ब्रेक दिया तो ज़्यादा दिक्कत